हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रेस से मुखातिब हो रखे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूती से नीचे संगठन की आदरणीय मोदी जी की नीतियों को लेकर के घर घर तक और गांव गांव तक पहुंच रहे थे। मैं कार्यकर्ताओं का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मजबूती से सारी इस प्रक्रिया में और भयानक गर्मी में, पीक का मौसम है गर्मी का, और इस गर्मी में प्रदेश के लोग भी बाहर निकले हैं और उन्होंने राष्ट्र हित में अपना वोट दिया है गर्मी की परवाह किए बगैर। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और लगभग 90 विधानसभाओं में से जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो आकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों का वो हौसला बढ़ाया है, बड़े कार्यक्रम किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 3 जनसभाएं वो प्रदेश में रही हैं। प्रदेश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी का खुल करके स्वागत किया है और आदरणीय अमित शाह जी की 3 रैलियां अलग अलग स्थानों के ऊपर हरियाणा में हुई हैं। आदरणीय नड्डा जी की, जगत प्रकाश नड्डा जी की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 स्थानों के ऊपर उनकी अलग अलग कार्यक्रम और रोड शो हुए हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जिनके 4 कार्यक्रम अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए हैं। आदरणीय नितिन गडकरी जी का हरियाणा प्रदेश की इस पवित्र भूमि पर 1 कार्यक्रम हुआ है और 90 विधानसभाओं में से 58 विधानसभाओं के ऊपर स्वयं मेरे कार्यक्रम हुए हैं और बाकी 44 विधानसभाओं के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के कार्यक्रम हुए हैं और हमारे पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, 8 कार्यक्रम उनके आयोजित हुए हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 कार्यक्रम उनके आयोजित हुए हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के भी 2 कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम हरियाणा में हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे केंद्रीय मंत्री, उनका भी 1 कार्यक्रम हुआ है। दिव्या कुमारी जो डिप्टी सीएम है राजस्थान सरकार में, उनका भी 1 कार्यक्रम हरियाणा में हुआ है। दिनेश शर्मा जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे हैं, उनका भी 1 कार्यक्रम हरियाणा में हुआ है। मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके भी 2 कार्यक्रम हरियाणा में हुए हैं और हमारे परमानंद बिहारी जी का भी 1 कार्यक्रम हुआ है। सतपाल जी महाराज के 2 कार्यक्रम हुए हैं। इस सारी चुनावी प्रक्रिया में लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ है, लगभग 134 कार्यक्रम बड़े हुए हैं और उसके बाद हमारा जो प्रदेश लीडरशिप था, प्रदेश के मंत्री, उनके कार्यक्रम रहे हैं। हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के कार्यक्रम रहे हैं। हमारे जो राज्यसभा के माननीय सांसद थे, उनके अलग कार्यक्रम रहे हैं। पार्टी की पूरे के पूरी लीडरशिप और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारा चाहे बूथ का कार्यकर्ता था, हमारा पन्ना का कार्यकर्ता था, मंडल का कार्यकर्ता था, हमारा जिला का कार्यकर्ता था या हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता थे, उन सब ने मजबूती से एक एक घर के अंदर जा कर के पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं
उन कामों को लेकर के घर घर में लोगों तक इंटरेक्शन, बातचीत करने का काम किया है। और उसका एक बड़ा जो इलेक्शन को लगातार पीक देने का काम कार्यकर्ताओं ने और हमारी उच्च लीडरशिप ने, हरियाणा प्रदेश की लीडरशिप ने जो इसमें लगातार लोगों के बीच में जाकर के पीक देने का काम किया है, मैं उनका सबका भी धन्यवाद करता हूं। और आज जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए हैं तो लोगों का जो उनके प्रति प्रेम और उनके प्रति विश्वास, आदरणीय मोदी के प्रति जो श्रद्धा का भाव, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों का देखते ही बनता था। जबरदस्त स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किया और हरियाणा प्रदेश के लोग कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश को बदलने का काम किया है, गरीब की चिंता की है, गरीब तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम, उसको सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कोरोना जैसा अगर वैश्विक संकट भी आया है, सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के उस भयानक बीमारी में लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी और मजबूती से उन तक, चाहे वैक्सीन पहुंचाने की बात है, चाहे राशन पहुंचाने की बात है, और चाहे लोगों तक जो हमारा छोटा रेडी फड़ी वाला था उस तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम है। आदरणीय मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास प्रदेश के लोग और देश के लोग करते हैं और उसका परिणाम है कि लोगों ने जो हिस्सा लिया है इस लोकतंत्र में, और इस लोकतंत्र में हिस्सा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका भाव देखने को मिलता था। और आज हमने समीक्षा बैठक भी की है। उस समीक्षा बैठक में भी जो निकल करके आया है कि हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो खिल रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा की जो 2019 में भूमिका थी, वही भूमिका 2024 में हरियाणा के लोगों की रहेगी और हरियाणा के लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये सारा का सारा उस सर्वे में आया है। और मैं पुनः सभी प्रदेशवासियों का, जिन्होंने शांतिपूर्ण और इतनी भयानक गर्मी में जो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी इलेक्शन के बीच में हमारे साथी आदरणीय राकेश दौलतापुर जी जो बीच में हमें छोड़ करके चले गए हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी उनकी आयु भी वो ज़्यादा नहीं थी, परंतु परमपिता परमात्मा के आगे कुछ वश नहीं है और उनका हमारे बीच से इस प्रकार से चला जाना वो मेरे लिए तो क्षति है ही, परंतु राजनीति में भी एक वैक्यूम उनके कारण आया है। परिवार को जो उनके जाने से क्षति हुई है, मित्रजनों को हुई है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उनको वो ताकत दे, वो शक्ति दे, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। और जहाँ पर भी वो दिवंगत आत्मा है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो राकेश दौलताबाद जी, क्योंकि एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक थे और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए लगातार विधानसभा के अंदर आवाज़ को उठाते रहते थे और आज हमारे बीच में नहीं है। मैं पुनः परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।
सीएम साहब 10 सीटें आप दावा कर रहे हैं कि 10 सीटें लोकसभा जाएगी। कोई समीक्षा के अंदर ऐसा आया कि कहीं खड़ा नतीजे संघर्ष मिल रहा हो, दूसरी पार्टी से कोई कंपटीशन लग रहा हो? और सर जो आपने समीक्षा की है, कितनी सीटों पर ज़्यादा टाइट मुकाबला है? मतलब नहीं, देखिए, क्योंकि जो जिस प्रकार के हमारे पास आंकड़े आए हैं और आंकड़ों में जो आपका भी सर्वे है, आप भी लगातार फील्ड के ऊपर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते थे एक ही प्रकार का सिनेरियो वो पूरे प्रदेश से व्यू निकल करके आया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपसी द्वेष की शिकार थी। इलेक्शन चलते चलते में भी कई वीडियोज ऐसी भी आई हैं कि यहाँ पर हमें इस नेता की, कांग्रेस की तरफ से भी इस नेता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आकर के वो क्या करेंगे, उसका यहाँ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, और वो गुटबाजी के कारण, क्योंकि कांग्रेस का नीचे संगठन नहीं है, और जब संगठन नहीं है तो बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर कांग्रेस का बस्ता भी नहीं लगा। कई ऐसे स्थान भी थे, बहुत स्थानों के ऊपर जहां उसका टेंट भी नहीं लगा। इस प्रकार की स्थिति ये पूरे प्रदेश के अंदर थी, और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा है कि मोदी जी के प्रति जो देश और प्रदेश के लोगों का श्रद्धा का भाव है, लोगों ने एक तरफा वोट वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो 11 कमल के फूल बड़े मैंडेट के साथ वो खिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। किसान संगठनों का प्रदर्शन था कई जगहों पर देखने को मिला, किसान संगठनों ने किया विरोध आपके उम्मीदवार का, उसका कोई असर रहा? देखिए, हर संगठन, किसान संगठन है, उनकी कुछ मांगे जो लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में जो किसान हित के अंदर मजबूत कदम उठाए हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बड़ा मुआवजा उसके खाते में पहुंचाने की बात हो, चाहे सोलर के ऊपर सब्सिडी दे करके सोलर पंप लगाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके ऊपर बड़ी सब्सिडी दे करके किसान के ज़्यादा क्षेत्रफल के ऊपर पानी ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन के माध्यम से पहुंचाने की बात हो, और ज़्यादा जो पैदावार किसान ने 2014 में जितनी पैदावार थी और जो पैदावार 2024 में थी, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उस सब को भी एमएसपी पर खरीदने का काम मोदी सरकार ने किया है। लगातार हर वर्ष एमएसपी बढ़ा करके किसान को देने का काम भी ये मोदी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी, अगर हम हरियाणा के अंदर देखें, 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है, और भावांतर भरपाई भी देने का काम हरियाणा में हमारी सरकार ने किसान को किया है। किसान के अगर यूरिया का भाव बढ़ता है, डीएपी का भाव बढ़ता है, तो उस भाव को भी कंट्रोल करने के लिए मोदी जी ने एक बड़ी सब्सिडी दे करके उस भाव को बढ़ने नहीं दिया। जो कांग्रेस के समय के अंदर वो भाव दुगने उसके रेट हो गए थे, दुगने से भी ज़्यादा हो गए थे, परंतु कांग्रेस पार्टी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई थी। परंतु आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में किसान हितैषी सरकार बैठी है, और उसके कारण से आज उन तक किसानों के ऊपर कोई वजन नहीं पड़ा। मैंने तो बीच में भी शायद आप लोगों को एक बात कही थी कि जो हमारे आंदोलनरत किसान हैं और जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कांग्रेस के नेताओं के पास बनता है कि उनको जाकर के करें। 60 वर्ष तक देश के ऊपर शासन किया, अगर किसान की हालत खराब हुई है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
मोदी जी ने तो आकर के किसान को सशक्त और मजबूत करने के कदम उठाए हैं, जिससे किसान को एक बड़ा लाभ उसका मिला है। अगर हम देखें, ई मंडी के साथ जोड़ने का काम किया है, ई मंडी के साथ साथ किसान रेल चलाने का काम किया है, ताकि किसान को अगर अपनी फसल एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर ले जानी है तो उसको खर्चा कम पड़े और वो खर्चे कम के अंदर अपना लाभकारी मूल्य ले सके। उसको लेकर के भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान रेलें हैं वो भी चलाने का काम किया है और इसका बड़ा लाभ किसान को मिला। योजनाओं का कितना लाभ आपने देखा, खासकर जब प्रचार में निकले, और वोटिंग में कितना लाभ देखने को मिला कि प्रदेश की योजनाओं को सराहा गया? देखिए, डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। कांग्रेस के समय के अंदर कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसा लगता है। यह किसी से छुपा बात नहीं है। कांग्रेस अगर चुनाव लड़ी है, कांग्रेस झूठ के बल के ऊपर चुनाव लड़ी है। लोगों के अंदर झूठ परोसने का काम, जो कांग्रेस की दुकान में सामान था वो झूठ का सामान था, और उस झूठ को परोसने का काम कांग्रेस के नेताओं ने वो किया है। उस दम के ऊपर वो चुनाव लड़े हैं। परंतु मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने, ये इनका पैतृक काम है कांग्रेस का, ये आज का नहीं है। जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, तभी से भ्रष्टाचार के अंदर ये लोग लिप्त रहे हैं। ये इतना जरूर रहा है कि कहीं किसी सरकार में इन्होंने भ्रष्टाचार कम किया है, किसी में हदें पार की हैं। अब 2004 से लेकर के 2014 भ्रष्टाचार की सारी मर्यादाएं तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, और लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व ये बात बोल दे कि भाई पेड़ के ऊपर कौन सा नोट लग रहे हैं कि मैं तोड़ के आपको दे दूं। इस प्रकार से देश के लोगों को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। परंतु ये डबल इंजन की सरकार, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डबल इंजन की सरकार ने हमारी, इसके अंदर जो एक कहावत हरियाणा में चलती है कि 100 रुपया लिया 125 रुपये दिया, ये सेम कहावत इस डबल इंजन सरकार के ऊपर लागू हुई है कि 1 रुपया मोदी जी ने भेजा और 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ये खर्च करने का काम बिना भ्रष्टाचार के हमारी सरकार ने किया है। और उसके ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी नकेल कसने का काम भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसका लाभ भी, आज इसकी चर्चा भी हर नागरिक कर रहा है, चौपाल में बैठ करके भी कर रहा है, और ये बात बोलते हैं कि भाई काम तो मोदी ने किए हैं। मैं ये भी बात बोलता था कि कांग्रेस के परिवार के जो पदाधिकारी है कांग्रेस का, उसके परिवार में भी बैठ करके ये चर्चा होती है कि भाई मोदी ने काम तो देश को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से किया है। ये चर्चा उनके परिवार में भी होती है। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर डबल इंजन सरकार ने, जिसकी मैंने चर्चा की है, 14 अन्य फसलें MSP पर खरीदने का काम किया है और भावांतर भरपाई दी है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है, और आज घर बैठे ही पेंशन लग जाती है। पहले 6-6 महीने चक्कर काटने पड़ते थे। आज न्याय की अगर बात करें, CM विंडो के माध्यम से घर बैठे ही न्याय मिल जाता है। कई व्यक्ति, कोई अगर किसी मंशा से बार बार CM विंडो लगाता है, किसी को परेशान करने के लिए लगाता है, उसको भी समझते हैं। परंतु एक्चुअल में जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो CM विंडो लगाता है, इस सिस्टम के माध्यम से घर बैठे उसको न्याय मिलता है। और चाहे आयुष्मान कार्ड है, चिर आयु कार्ड उसके साथ जोड़ा है, 5 लाख रुपए का अधिकार वो हमारी सरकार ने लोगों को दिया। इस बात की चर्चा लोग कर रहे हैं। करने जा रहे हैं सर, ये उनका दावा है सर, आप क्या कहेंगे सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस बयान पर? नहीं, वो उन्होंने थोड़ा सा गलत कहा है।
जो वो ये कह रहे हैं भी हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 के चुनाव में भी यही बात बोलता था कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, करने जा नहीं होने ही जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप होने जा रही है, उसका कहीं खाता खुलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो क्रियाक्रम रहे हैं वो लोग जानते हैं। 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता था, 2 घंटे लाइट आती थी, दोपहरी में लोग त्राही त्राही करते थे, गर्मी के मौसम में पानी तक नहीं मिलता था लोगों को, नौकरियां किस प्रकार से बिकती थी, गैस की सिलेंडर अगर लेना होता था 3 दिन में मिलता था, वो सब जानते हैं। लोगों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को पता है। परंतु क्लीन स्वीप कांग्रेस होने जा रही है, उसका कोई खाता खुलने वाला नहीं है। 11 के 11 कमल के फूल खिलने वाले हैं। आज तो एक ही उनका विधायक बोला है, जो विधायक का कैंडिडेट है कांग्रेस का, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। 2 बोले हैं, एक तो वो बोला है, एक कुमारी शैलजा बोली है। कुमारी शैलजा ने कहा है, ये उनकी पीड़ा है अंदर से, वो हार, ये जो बौखलाहट की बात कर रहे हैं, ये बौखलाहट कांग्रेस की है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है, आपके सामने कहा है, आप लोग थे, कि हुड्डा की यहाँ जरूरत नहीं है। ये कहा है ना उसने भी, उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनकी हार की बौखलाहट का परिणाम है और वो जीरो जाएंगे। कोई सेमीफाइनल होंगे सर, आपको 3 महीने बाद विधानसभा में चुनाव में जाना है, 3 महीने के बाद आपको हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जाना है, तो ये नतीजे जो होंगे सर, आप ये मानते हैं कि आप केंद्र की सरकार की और हरियाणा की सरकार की जो योजनाएं हैं उन पे जनता मोहर लगाएगी, वो आपका सेमीफाइनल होगा? बिल्कुल बिल्कुल लगाएगी। देखिए, हमने कहा है सिस्टम के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त सिस्टम बनाया है। अगर उसके अंदर कहीं खामी है, उसको तुरंत दुरुस्त करके लोगों को वो सुविधा मिले, उसको सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है। हमने अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कहीं कोई खामी है उसको तुरंत दुरुस्त करें, क्योंकि लोगों को किसी प्रकार की लाइन में या दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी है, चाहे एनडीसी की है, चाहे वो सरपंचों का मामला। हमने सरपंचों से भी बैठ करके बात किया है। हमने उनको कहा है कि देखिए, आपके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो सरपंच है वो सम्मानित व्यक्ति है, वो लोकतंत्र की प्रथम इकाई है, जिसके माध्यम से देश और प्रदेश के अंदर विकास की एक गति बनती है। अरे उसके ऊपर कोई उंगली उठाए, क्योंकि हमें गुवारा नहीं है इस बात को लेकर के। सरपंचों के साथ हम बैठे भी हैं और आगे भी हम बैठेंगे, बैठ करके सभी सरपंचों से बात करके उनके अनुरूप और उनके सिस्टम से इस प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों को गति देने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है सरपंचों की ओर से? कई मांगे जो है आपके समक्ष रखी गई थी, आपके आवास पर भी मिले थे सरपंच, कुछ राहत भी दी जा सकती है टेंडरिंग को लेकर? नहीं, देखिए, हमने जहां सरपंच जिस बात को लेकर के सहमत, उनसे बैठ करके बातचीत हुआ है, उन सब बातों को हम पूरा करेंगे, जो भी बातें हैं। विपक्ष एक बार फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर गवर्नर से मिलने की योजना? देखिए, विपक्ष आज का नहीं, ये तो हर बार उसके अंदर लगता है। एक बात मुझे बताइए, जितने भी हमारे सेशन हुए हैं, हर सेशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस विपक्ष लेकर के आया है। आप देख लीजिए किसी में भी, और जिसमें भी लेके आया उसमें पूरा हुआ है। अभी मैंने 12 मार्च को अभी विश्वास मत हासिल किया, फ्लोर ऑफ द हाउस किया, सभी विपक्ष के नेता वहां थे, और यहां तक कि क्योंकि कांग्रेस के एनडीए के अंदर ये शामिल हो गया है, इस प्रकार की अफवाहें फैलाना, इस प्रकार की बातें करना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में, कांग्रेस विपक्ष का नेता भी नहीं, वो भी कहीं ना कहीं किसी से हेल्प लेकर के तब विपक्ष की नेता बनी, वो नो कॉन्फिडेंस लेकर के आगे केंद्र के अंदर। ये आश्चर्य की बात है कि ये इनके पास मुद्दा नहीं है। जब इनके पास मुद्दा नहीं होता या कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है 60 सालों के शासन काल के अंदर,
तो ये झूठ का सहारा लेते हैं। ये इस प्रकार की अफवाह फैलाई, कहा जी अगर तीसरी बार मोदी जी बन गए, कहा जी संविधान को समाप्त कर देंगे। अरे 10 साल में तो संविधान के अनुरूप मोदी जी काम करते रहे, और यहाँ तक कि हम बार बार इस बात को बोलते रहे कि आदरणीय मोदी जी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान दिया। अरे संविधान तो इसके अनुसार तो देश चलेगा जिस व्यक्ति ने इस पवित्र संविधान को बनाया, परंतु ये किस प्रकार का, जब इनके पास मुद्दा नहीं है, लोगों के अंदर भोले भाले लोगों को बरगला करके उनके अंदर अफवाह फैला करके उनका ये झूठ से वोट बटोरना चाहते हैं, परंतु इनका जो चेहरा है वो सामने आ गया है जनता के सामने कि ये लोग इसी प्रकार के लोग हैं जो एक दूसरे को गाली देते हैं, उसे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। गले इसीलिए लगाते हैं कि जो हमने भ्रष्टाचार किया है, जो हमने पाप किया है, उस पाप के ऊपर हम उसको बचा सके, उसके ऊपर पर्दा डाल सके, ये इसके कारण इकट्ठे हुए हैं, इनका कोई और मकसद नहीं। गांधी जी ने कहा है कि नौजवानों को मजदूरी कराने वाली योजना अगले ईयर को हम सत्ता में आते ही जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। पार्टी अटैक देंगे। देखिए, राहुल गांधी ने कभी भी संविधान का सम्मान नहीं किया। राहुल गांधी ने कभी भी प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया। राहुल गांधी ने कभी भी संसद का सम्मान नहीं किया। राहुल गांधी ने कभी भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया। अरे वो दलित वर्ग से आती है, एसटी वर्ग से आती है, क्या क्या शब्द उसके प्रति नहीं बोले। उन्होंने उपराष्ट्रपति जैसी संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं किया। ये कांग्रेस के एनडीए के अंदर है। आज भी राहुल गांधी ये मानता है कि मैं इस संविधान से ऊपर हूं, उसके मन में यह, आज भी मैं प्रधानमंत्री से ऊपर हूं, उस सोच को लेकर के चलता है, और उस सोच को देश ने नकार दिया है। उसके पास कुछ नहीं रहा, अब उनके पास खाली ढांचा खड़ा है, और वो ढांचा भी भ्रष्टाचार की जर्जर हालत के अंदर है। लगातार ये कांग्रेस की पार्टी सुकड़ दी जा रही है। अगर आप देखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुकड़ती जा रही है। 2014 में कांग्रेस पार्टी 471 सीटों पे चुनाव लड़ती है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 421 लोकसभा पे चुनाव लड़ती है, और 2024 के चुनाव में 300 सीटों पे चुनाव लड़ती है। और जब 2029 का चुनाव आएगा तो वो कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कुछ लोगों को बरगड़ा करके, उनको सजा बाग दिखा करके टिकट तो थमा देते हैं कांग्रेस के लोग, परंतु जब वो व्यक्ति बेचारा टिकट लेकर के धरातल पर जाकर के देखता है कि वहां तो कुछ भी नहीं है, तो कई बार तो टिकट लेकर भाग जाता है। देखिए आपने, टिकट समेत भाग गए। ये हालात कांग्रेस की है, और कांग्रेस का कुछ बटने वाला नहीं है। ये विपक्ष के अंदर भी ये अब की बार बिल्कुल साफ हो जाएगी, नहीं रहेगी कांग्रेस। नहीं, देखिए उसके अंदर परिस्थितियां अलग अलग बनती हैं, और मार्जिन हमारा लगातार बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें, एनडीए 325 सीटें, 2019 भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें, एनडीए 353 सीटें, और 2024 देश बोल रहा है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक तरफ कांग्रेस सिकुड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्य जो ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा कर रहे हैं, और हर गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं। बात नहीं हो रही है, काम हो रहा है, और उसके कारण से लोग नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है, और कांग्रेस सुकड़ रही है। आपने कहा था कार्यकर्ताओं का 4 जून के बाद है, उनका सम्मान जो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनेगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ये हमने कहा है। अधिकारियों को इस बात के लिए हमने फरमान जारी कर दिया। हमने बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ
कि हमारा कार्यकर्ता वो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, वो गलत काम नहीं करवाता, ना वो गलत काम के लिए बोलता है। वो अगर उसका कोई व्यक्ति, क्योंकि उसने पब्लिक के काम कराने होते हैं, अगर कोई कार्यकर्ता के पास कोई लोग वहां से काम के लिए आए और वो अधिकारी के पास जाए काम के लिए, अधिकारी को बिल्कुल सुनना पड़ेगा। अगर किसी कार्यकर्ता ने आकर के मेरे को ये बोल दिया कि इस कार्यकर्ता ने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो वो उस अधिकारी को ही जवाब देना पड़ेगा। उसका क्या करना है और क्या नहीं करना वो मौके के ऊपर ही डिसाइड होगा, और उसका सम्मान करना ये उस अधिकारी की जिम्मेवारी है। अगर कोई दिक्कत है, कोई कार्यकर्ता हमारा अधिकारी से गलत काम कराता है, हमें बताए ना आकर के, हम कार्यकर्ता को भी ठीक करेंगे। 4 जून के बाद वो मंजे इकट्ठा करना था जी, आ गया मंजे पड़े हैं वहां से, मंजे पड़े हैं। पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ का इलेक्शन होना है जी। क्या आपकी भी जिम्मेदारी लगाई है कि चंडीगढ़ और पंजाब के अंदर आप जा रहे हैं? कल या परसों कार्यक्रम कोई बनने वाला है? चंडीगढ़ में रात एक कार्यक्रम था मेरा, और कल से पंजाब में हूँ। कल से लगातार पंजाब में हूँ। मैं कल संगरूर में हूँ, और अलग अलग मेरे हर रोज के कार्यक्रम आएंगे लगातार 3 दिन पंजाब में। नहीं, देखिए, इसके अंदर मैंने आपको एक बात कही है कि कांग्रेस की दुकान के अंदर झूठ है। देखिए, कुछ लोग बात में आ जाते हैं। इब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने राजस्थान के अंदर एक बात मंच से बोल दी, इलेक्शन पीक के ऊपर चल रहा, और राजस्थान के लोग दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे, मन बना लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाएंगे। परंतु राहुल गांधी आया, अपनी दुकान से झूठ का थिल्ला लिया उठा करके, और मंच के ऊपर आकर के खोल दिया, और ये बात बोल दी कि आप हमें वोट दें। गिनती गिनी 1 2 3 10 तक। 10वें दिन कहा सभी किसानों के कर्जे के ऊपर लाल लकीर मार दूंगा। क्या उसका दुष्प्रभाव हुआ? झूठ तो बोल दिया, लोगों ने वोट दे दिया। इस तरीके से लोग बातों में आ जाते हैं। जो झूठ होता है, झूठ जल्दी फैलता है, और कांग्रेस के लोगों के पास बताने के लिए 60 सालों का कुछ नहीं है। उनके पास तो झूठ है, झूठ ही परोसते हैं भी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करते कराते कुछ नहीं है। ये ऐसी हालत है। उसका दुष्परिणाम ये निकला कि 4000 किसानों ने आत्महत्या की, 16,500 किसानों की राजस्थान के अंदर भूमि कुर्क होगी। ये राहुल गांधी का जो झूठ था उसका दुष्परिणाम निकला। और अब फिर उसने झूठ बोल दिए। एक तो झूठ यही बोल दिया कि भाई तीसरी बार मोदी जी आएंगे। ये तो इनके सारे के सारे नेता बोल रहे थे, जितने भी थे, क्योंकि एक ही थाली में खाते हैं। झूठ है, वो दुकान से राहुल गांधी परोसता रहता है और आगे वो बोलते रहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे और संविधान को खत्म कर देंगे। बड़ा झूठ बोल दिया। संविधान का उसने सम्मान तो किया नहीं, उसको पूछना चाहिए। कहते जब आपके प्रधानमंत्री ने लोग कैबिनेट के अंदर बैठ करके बिल पास किया और राहुल ने लोकसभा के अंदर खड़ा होकर के उस बिल को तार तार करके उसको ऊपर फेंक दिया,